गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम एक नया सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेंस का पेपर होगा पीएससी का, तो अभी नहीं होगा, थोड़ी लेट होगा पर होगा, है ना। और जब मैंने अपनी तैयारी कर रहा था तो मेरे को ऐसा लगता था कि जो एक्ट का जो सेक्शन है वो टफ पड़ता है। उसमें खास तौर से जो सीआरपीसी और आईपीसी एक्ट है, इसकी कौन कौन सी धारा आएगी, कौन सी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी धाराएं। ठीक, हमारे जो सिलेबस में है वो है महिलाओं से संबंधित धाराएं। तो फिर मैंने इस पे पिछले 3-4 सालों में काफ़ी वर्क किया है और करीब 50 से 60 ऐसी धाराएं ढूंढ के रखी हैं जिनका संबंध महिलाओं से। और इसके बाद जो भी मेंस के पेपर आते हैं, जो भी दिए हैं मैंने, उसमें ना कभी इन धाराओं से बाहर क्वेश्चन नहीं गया। तो यह जो कलेक्शन मेरे पास है, मैं सोचा उसको आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैं आज सीआरपीसी शुरू करूंगा और 2-4 लेक्चर में सीआरपीसी की पूरी धाराएं जो महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक, और अभी तक आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो आपको मिल जाएगा इसी धाराओं में से क्वेश्चन आए। और फिर आईपीसी की, है ना। तो ऐसा करके 8-10 लेक्चर में ये सारी धाराएं हो जाएंगी और इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। इसका रीजन है क्योंकि महिलाओं से संबंधित इतनी धाराएं जहां महिलाएं सीधे सीधे अटैच इन धाराओं से। ठीक, तो आज हम करेंगे सीआरपीसी। ठीक, देखिए सीआरपीसी है क्या। सबसे पहले थोड़ा बेसिक, सीआरपीसी की आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए पुलिस कैसी कार्यवाही करेगी। मतलब अपराध के लिए दंड के प्रावधान नहीं है, इसमें कार्यवाही बताई गई है। पुलिस को कैसे कार्यवाही करना है, कैसे गिरफ्तार करेगी, कैसे सूचना लेगी, कैसे इसको मजिस्ट्रेट में अनुमति लेगी, कैसे किसी घर की तलाशी लेगी। तो ये सारे जो नियम दिए गए हैं वह दिए गए हैं सीआरपीसी में। सीआरपीसी जो भारत में लागू है अभी, वह 1 अप्रैल 1974 से लागू है, लेकिन जो एक्ट है वह है 1973। सीआरपीसी एक्ट कहलाता है 1973। थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि या इसका इतिहास देखते हैं। देखिए, जब भारत का मध्य भारत में जाते हैं तो आपको पता है भारत में कई समुदाय रहते थे। सब समुदाय के अपने अपने हिसाब से वह कानून व्यवस्था को मेंटेन करते थे। मतलब मुस्लिमों के अलग नियम थे, हिंदुओं के अलग, सिख के अलग, है ना। और आपके आदिवासियों के जो समुदाय था सबके लिए अलग अलग नियम थे, कई नियम थे। 1973 में पहली बार पता है सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में, फिर मद्रास में भी बना, फिर बंबई में भी बना। वहां पे फिर थोड़ी सी समस्या आई कि कैसा, मतलब कि नियमों में समस्या आई। भाई आप जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके लिए तो ठीक थे, उनके नियम हिसाब चल रहे थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या है। 1857 के युद्ध के बाद क्या हुआ, जो भारत का शासन था वो कहां चला गया, क्राउन के हाथों में, है ना। अब क्राउन के हाथों में जब चला गया, मतलब भारत का शासन कैसा हो गया, एक राजतंत्र के अंतर्गत औपचारिक रूप से आ गया। ठीक, फिर इस समय एक संहिता बनाने का विचार हुआ और 1860 में पहली बार आपका आता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 आता है, जो 1861, पहले इसी में सीआरपीसी के संबंधित चीजें थी। ठीक, 1882 में पहली सीआरपीसी बनती है जिसमें 16 एक्ट पास किए गए थे। ठीक, तो 1882 में पहली सीआरपीसी, मतलब 1800 पहले तो एक्ट आया। आईपीसी में क्या, आईपीसी में मुख्य रूप से किस अपराध के लिए क्या दंड है ये दिया गया है। जब आईपीसी आया तो लोगों को ये लगा कि प्रोसीजर भी आना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, कई बार पुलिस ऐसे हथकंडे अपनाती थी जो उचित नहीं होते थे। तो ऐसा एक विचार किया गया कि पुलिस वालों के लिए भी एक क्या होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए कि इस प्रक्रिया से ही वह काम करे। ठीक, तो फिर 1882 में सीआरपीसी पहली बार आता है ना। इस समय करीब इसमें से जो है आपके 16 एक्ट पारित होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, तो पहली बार जब कब आया सीआरपीसी, 1882 में। 1898 में इसका एक बार संशोधन होता है, कुछ और एक्ट जुड़ते हैं इसमें, है ना। 1898 में इसका नाम पहली बार होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक, क्या बन गया, अब 1898 जो अमेंडमेंट हुआ और यहां पे इसको नाम दिया गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक, 1818 है ना भाई, ये 1898 में। ठीक, 1923 में एक बार फिर संशोधन होता है इसमें। ठीक, 1923 में एक बार और संशोधन होता है।
भारत आजाद होने के बाद इस पे काफी समय से काफी सारी कमेटियां बनी हैं, जिसने सीआरपीसी पे विचार किया कि पुलिस के लिए, उस समय देखिए अंग्रेजों के समय तो ऐसे नियम बनते थे कि लोगों को तकलीफ ही पहुंचाई जा सके जो भारतीय है ना, उनके अधिकारों को दबाया जाए। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो फिर कई लॉ कमीशन के रिजल्ट, मतलब कई बने हैं, कई संगठन, मतलब कई बार कमीशन का निर्माण हुआ है, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है आपकी, देखिए 41वीं रिपोर्ट जो आई है, 41वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 1969 की, ठीक, 1969 की, ठीक। इस रिपोर्ट पे एक ज्वाइंट कमेटी बनती है 1970 पे, 1970 पे, और इसी पे एक बनती है एक्सपर्ट कमेटी 1973 में। फिर 1973 में ही आपका एक्ट पारित होता है। देखिए ये 1970 की जो रिपोर्ट आई उसी के आधार पर ज्वाइंट कमेटी बनी, उसने चेक किया, फिर एक्सपर्ट कमेटी बनी जो इसने इसको वेरीफाई किया, और 1973 में एक्ट आ जाता है। इस एक्ट में लगभग 484 धाराएं हैं और कितने 37 अध्याय हैं, ठीक। यह है आपका सीआरपीसी का थोड़ा सा पृष्ठभूमि, जानना चाहिए, ठीक। अगर आपको पूछ ले सीआरपीसी के बारे में 2 लाइन पे, 2 लाइन मतलब 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा बेसिक इसका कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक। हमारे जो पेपर में अभी तक मुख्य रूप से जो देखा गया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसकी धाराओं से, इसकी या फिर आईपीसी की धाराओं से, ठीक। पेपर 7 का ये पार्ट फर्स्ट है, 7 का पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट है ना। धाराएं याद करना वैसे ही कठिन होता है, सबको पता है ना, इसलिए हम एक दिन में सिर्फ 5-5, 6-6 धारा लेके चलेंगे, धीरे से सारी धाराएं याद हो जाएंगी। धाराओं को हम जो कानूनी लैंग्वेज है सीआरपीसी के एग्जैक्ट लैंग्वेज में याद नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा जनरल स्टडी का सब्जेक्ट है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट होते तो आपको उस लैंग्वेज में याद करना होता, ठीक है, लेकिन हमको एक जनरल स्टडी के रूप में याद करना है, तो हम इसको जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको देखेंगे, है ना। तो सबसे पहली जो धारा जो हमारे सिलेबस से संबंधित है वो आती धारा नंबर 41, ठीक। 41 धारा के जो हेडिंग है, मतलब इस धारा का जो अर्थ है वो है पुलिस अपराधी को बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। तो हम इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में, बिना वारंट के गिरफ्तारी, ठीक। क्या है, बिना वारंट के गिरफ्तारी, ठीक। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक है का और एक है खा। का में क्या है, अगर पुलिस की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध 154, 155 धारा में दिया गया है डिटेल में, ठीक। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में, संज्ञेय अपराध का ये समझ लीजिए सीधे सीधे जहां पुलिस बिना किसी रिपोर्ट के संज्ञान ले सकती है, ठीक। तो अगर पुलिस के सामने कोई संज्ञेय अपराध करता है तो पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। मतलब आप पुलिस के सामने खड़े हो, किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, ठीक, और पुलिस को माने कि आपके ऊपर गैर जमानती धारा लगा दे तो आपको उठा के ले जा सकती है, ठीक। आप पुलिस के सामने किसी को चाकू लेके दौड़ गए, किसी के पीछे किसी को चाकू मार दिए, तो उसके लिए फिर वारंट की जरूरत नहीं कि आप वहां पुलिस बहस नहीं कर सकते, आप पहले वारंट लेके आओ, आपका अपराध संज्ञेय था, आपको पुलिस उठा के ले जा सकती है, उसको वारंट की जरूरत नहीं है, ठीक। अब ये महिला से कैसे समझते लोग, महिला होगी तो भी, ठीक। इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन है जो दूसरों के दोनों के लिए कॉमन हो रहे हैं उनको पूछ लेता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे, हम लोग आके देखते थे पेपर में, अरे यार ये क्वेश्चन महिला से संबंधित कहाँ गया, इसमें तो महिला का रिलेशन ही नहीं है। पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कोई लिंग भेद नहीं ला रहा है, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर पुलिस की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध होता है, कोई लड़की भी अगर चाकू लेके दौड़ती है किसी के पीछे तो पुलिस उसको भी उठा के ले जा सकती है। आप हेलमेट चेकिंग वाला मत समझना कि लड़की बिना हेलमेट लगाए निकल गई पुलिस नहीं रोकेगी, ठीक। वो हेलमेट चेकिंग अलग चीज है, लेकिन चाकू लेके दौड़ी तो पुलिस उसको उठा सकती है तुरंत। चलिए इसका है अगला खा पार्ट, ठीक है। खा में है कि पुलिस में, मतलब पुलिस के सामने अपराध नहीं हो रहा है लेकिन उसके विरुद्ध परिवाद हो चुका है, न्यायालय में परिवाद हो चुका है कि यह आदमी दोषी है, ठीक, और वो भाग गया मान लो, तो वो बिना वारंट के उसको उठा सकती है, ठीक। तो पहला रीजन क्या है, परिवाद हो चुका है। यहां पुलिस के सामने अपराध नहीं हो रहा है, यहां पुलिस के सामने अपराध हो रहा है, ठीक, यहां परिवाद हो चुका। दूसरा, पुलिस को अगर यह विश्वास है
ठीक, या उसके पास ऐसा इस विश्वास करने का पूरा आधार है कि यह कोई ऐसा अपराध करने वाला है जिसकी सजा 7 वर्ष तक हो सकती है। ठीक, मतलब कि कोई बंदा अगर तलवार लेके घूम रहा है और पुलिस को यह विश्वास हो जाता है कि या तो आर्म्स एक्ट लगाएगा, ये पुलिस को यह विश्वास हो जाता है कि यार ये किसी मर्डर करने के लिए पक्का घूम रहा है, खुन्नस खाए बैठा है किसी से, तब पुलिस उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है ना। तो संदेह होने पे, लेकिन इसका मजबूत आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी, अब कोई बंदी पर चला बैट लेके आ रहा है और उसको उठा ले गया, तू बैट से किसी को मारने जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। हो सकता है क्रिकेट खेल के आ रहा भाई, हाँ, लेकिन पुलिस को यह विश्वास है कि नहीं ये बैट से पक्का किसी का मर्डर करके आ रहा है या ये किसी का मर्डर करने जा रहा है, तब पुलिस उसको उठा सकती है। ठीक, उठाना मतलब गिरफ्तार करना है गिरफ्तार हो गया, ऐसा समझ यार कि पुलिस उसको उठा के कंधे में ले जाएगी। ठीक, अगर पुलिस को यह समझ में आ रहा है कि यह व्यक्ति जा रहा है और अपराध करेगा, तब वह उसको गिरफ्तार कर सकती है। मतलब अपराध को निवृत्त करने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, अपराध को निवृत्त करने मतलब रोकने के लिए। ठीक, मतलब कि कोई व्यक्ति उधर से बंदूक लेके मेरे तरफ आ रहा है, मैं पुलिस को फोन कर दिया बंदूक लेके आ रहा है मेरे को मारने, तो पुलिस उसको रोक के उठा सकती है। या बंदूक नहीं भी लिया है, वो ऐसे ही आ रहा है, मेरे को पता है मेरे को मारने ही आ रहा है, और मैं पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ कि यार ये मेरे को मारने आ रहा है, या पुलिस को रिपोर्ट नहीं भी करता और पुलिस को यह पता है कि ये व्यक्ति जाके इसको मारेगा, तो पुलिस क्या कर सकती है, उसको संदेह के आधार पे गिरफ्तार कर सकती है। ठीक, या तो इस आधार के लिए गिरफ्तार कर सकती है कि वह साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा, है ना। तो साक्ष्य से छेड़छाड़ को रोकने के लिए, छेड़छाड़ को रोकने के लिए, ठीक, कैसे भाई, जैसे मान लो कि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति अंदर हो गया, उसके खिलाफ कोई सबूत दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति, मतलब उसके खिलाफ जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या करेगा, अदालत में गवाही देने के लिए तैयार है। अब दूसरा व्यक्ति जाता है उसके परिवार संबंधित और वो सोचता है कि इसको गवाही देने से रोकना, इसको मैं मार डालूंगा या जाने नहीं दूंगा, तब क्या हुआ, साक्ष्य से छेड़छाड़ होगी। तो अगर पुलिस को यह संदेह होता है कि यह साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है, भले उसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रक्रिया मतलब आपराधिक रिपोर्ट ना हो तब भी। ठीक, तो यह है आपकी धारा 41, आई समझ में। ठीक, अब इसको अगर धारा 41 को 4 लाइन में लिखने को पूछे, बहुत आराम से लिख सकते हो आप। 2 पार्ट है, का खा। जो हेडिंग है वो ये क्या है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी कब कर सकती है पुलिस। 2 रीजन, या तो पुलिस के सामने अपराध कर दो या फिर बाकी जो 5-6 कंडीशन हमने बताए। ठीक, 41 के बाद जो दूसरी धारा आती है वो आती है आपकी धारा नंबर 46। 46 का संबंध है गिरफ्तारी से। ठीक, 46 के अंदर 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक, देखिए पेपर का जो लेवल चल रहा है अभी पीएससी मेंस का, ठीक, जितने अंदर घुस गया है, तो अब हमको इतना पढ़ना पड़ेगा। पहले पहले हम यही पढ़ते थे 46 गिरफ्तारी संबंधित बस। ठीक, हर साल एक स्टेप अंदर जा रहा है पेपर, है ना, और ये वाला 5वां साल होगा नए सिलेबस का। ठीक, तो ये काफी डीप जाएगा, मेरे जैसा अनुमान चलाओ, जैसे मैंने पिछले 4 साल के पेपर देख के अनुभव किया है ना। तो इस बार पेपर डीप जाना है तो हमको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो जो इसका पहला है गिरफ्तारी कैसे, अगर जो पुलिस है वह किसी व्यक्ति को नहीं छुएगा, मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया है तो पुलिस उस व्यक्ति को नहीं छुएगा। अगर पुलिस उसको आत्मसमर्पित करने को कहता है और वह व्यक्ति चुपचाप आके गाड़ी में बैठ जाता है, तो उसको हथकड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है ना। पुलिस का ऐसा विपरीत संकेत नहीं लगना चाहिए कि यार भाग जाएगा, ऐसा कहते भी यार फिर अपने गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। ठीक, तो पुलिस बिना हथकड़ी पहनाए कहाँ पे उसको आत्मसमर्पित करेगा, तो वह आके बैठ जाएगा चुपचाप। ठीक, मतलब कि अगर विरोध नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, और पुलिस को ऐसा शक नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति भाग जाएगा। ठीक, और यदि मान लो गिरफ्तार होने वाली स्त्री है तो भी सेम कंडीशन है, स्त्री को बोलते हैं आत्मसमर्पण करने को, तो स्त्री आके आत्मसमर्पण कर देगी, पुलिस टच नहीं करेगा। महिला अधिकारी है
तो वह छू सकती है, लेकिन तभी छू सकती है जब विपरीत परिस्थिति हो। मतलब कि अगर वो महिला अधिकारी भी स्त्री को बोलेगी कि आप आत्मसमर्पण का बोलेगी, वो अगर चुपचाप आके आत्मसमर्पित करके गाड़ी में बैठ जाती है तो उस महिला अधिकारी को भी छूने का अधिकार नहीं रहता। छूने का अधिकार कब है? जब वह विपरीत परिस्थिति, या तो भागने का करे या फिर गिरफ्तार ना होने का प्रयास करे। ठीक, तो पहली जो धारा थी इसका संबंध इससे, समझ में आया? व्यक्ति हो, आत्मसमर्पित ना कर रहा हो या विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर रहा हो तो पुलिस उसको उठा के, छू के, पकड़ के, धड़ पकड़ करके ले जा सकेगी। स्त्री हो तो क्या है, विपरीत संकेत ना दे रही हो, है ना, विपरीत परिस्थिति में महिला पुलिस अधिकारी है तो वह उसको उठा के पकड़ के ले जा सकेगी। ठीक, और विपरीत परिस्थिति नहीं है तो महिला पुलिस अधिकारी तो भी नहीं छुएगी, उसको आके पहले बोलेगी आत्मसमर्पण को, चुपचाप आके अगर गाड़ी में बैठ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक और कंडीशन है। ठीक, अगर आपके पास महिला अधिकारी नहीं है और परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपने उस महिला को बोला आत्मसमर्पण करने के लिए, वो कूद के भागने लग गई, तब पुलिस छू सकती है। ठीक, फिर भले जेंट्स पुलिस हो पर वह उसको पकड़ सकती है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक, फिर से एक बार क्लियर करता हूं, जेंट्स कोई व्यक्ति है, पुरुष है, उसको पुलिस आत्मसमर्पण बोलेगी, वो आत्मसमर्पण करिए, अच्छी बात है, नहीं किया पुलिस उठा के ले जाएगी। महिला है, पुलिस उसको आत्मसमर्पण करने को बोलेगी, वो आत्मसमर्पण कर दी, अच्छी बात है। महिला अधिकारी है तो उसको लाके बैठा लेगी गाड़ी में। ठीक, लेकिन अगर महिला अधिकारी नहीं है, फिर वह ये इसका फायदा उठाती है और भागने की कोशिश करती है, तब फिर पुलिस उसको पकड़ सकती है। ठीक, मतलब विपरीत परिस्थितियों में पुलिस को अधिकार है पकड़ने का। इसलिए देखिए कहीं पे कुछ ऐसा होता है, जो जब कभी महिलाओं का मतलब कोई आपका आंदोलन होता है और महिला जब मतलब कई बार इस चीज को लेकर होते हैं कि वहाँ महिला अधिकारी नहीं थी, फिर भी पुलिस ने हम लोग को टच किया या छुआ, तो पुलिस के पास अधिकार है, वो विपरीत परिस्थितियों में ऐसा कर सकती है। इसलिए आप देखोगे वो सिर्फ न्यूज के हेडलाइन बन जाते हैं पर कोई एक्शन नहीं होता। ठीक, दूसरा है सभी साधन का प्रयोग। ठीक, मतलब अगर गिरफ्तार व्यक्ति भागने की कोशिश करता है या गिरफ्तारी नहीं देता है तो पुलिस सभी साधन का प्रयोग कर सकती है। ये जो सभी साधन लिखा गया इसका अर्थ बहुत व्यापक है ना। डंडे से लेके, समझ रहे हो ना, थप्पड़ से लेके, घूंसे से लेके, गाली गलौज तक सारी चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक, तो पुलिस के देखिए बहुत अधिकार बहुत व्यापक है। इसीलिए तो आप देखो ना, मिनिस्टर लोग का जो गृह मंत्रालय है वो पुलिस को दबा कर एकदम कंट्रोल में रखते हैं अपने अंदर में। ठीक, कि इनको इतनी पावर दी गई है। आपको पता होगा पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी और बिलासपुर में कुछ अमर अग्रवाल के या फिर अमर अग्रवाल के साथ बंगले में कुछ कांग्रेसियों का कुछ आंदोलन हुआ था, तो पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज किया था, जिसमें अभी जो अटल श्रीवास्तव हैं वहाँ के, उनको काफी चोट आई थी। फिर बाद में बोला था कि अब हमारा शासन आएगा देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या किसी पुलिस वाले पर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास इतने व्यापक अधिकार रहते हैं पुलिस वालों के पास कि आप उनसे भिड़ नहीं सकते। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो, पर अगर आप चाहो कि हम इनको कहीं से किसी इसमें फंसाएंगे, कैसा वैसा करेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापक अधिकार होते हैं। ठीक, अगर वाकई पुलिस सही ढंग से काम करे ना तो इतना सा अपराध नहीं हो सकता, इतना सा भी अपराध नहीं हो सकता। ठीक, पुलिस पास इतने व्यापक अधिकार रहते हैं कि मतलब मंत्री मिनिस्टर भी चाहे तो सिर्फ ट्रांसफर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन क्या है, पुलिस की जो है हम लोग जो छवि बन गई हमारे यहाँ, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर किसी भी स्वार्थ के लिए, जिसका मतलब कि हमें कहीं बाहर न जाना पड़े, हम इधर रहे उधर रहे, समझ रहे होंगे आप, इस सब संबंधित में वो दब जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन है ना, हमने देखा है कई जगह ऐसा दबाव हमने भी महसूस किया है ना, इस देश में रहते हैं, इस प्रदेश में रह रहे, तो ऐसा दबाव सभी कोई देखते हैं, किसी का भी शासन हो, सभी शासन में पुलिस को दबाव रहता है। और पुलिस क्यों दबती है? जो नियंत्रण के साधन है, ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ से उठा के बीजापुर भेज देंगे, उधर भेज देंगे, तो इन सब चीजों से जो भी है, बाकी आप समझदार है ना। चलिए अगला जो है, देखिए पुलिस का है कि गिरफ्तारी कर सकती लेकिन मृत्यु कारित नहीं कर सकती। ठीक, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है मृत्यु कारित नहीं होना चाहिए, है ना। मृत्यु कारित मतलब हम बोलते हैं ना कि पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, इसका संबंध इसी से। मृत्यु कारित होने तो पुलिस वाले के ऊपर एक्शन हो जाएगा। ठीक, कहीं का भी हो पुलिस वाला, अगर आपके कस्टडी में मृत्यु हो जाती है किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, तो उस पर एक्शन हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट है कि मृत्यु कारित नहीं कर सकती हो किसी भी कंडीशन में। ठीक, इसीलिए कोई भागता है तो पुलिस, अगर कोई बहुत ही जो एनकाउंटर बोलते हैं बहुत ही खतरनाक मुझे में, तो ठीक है, नहीं तो पुलिस भरसक प्रयास करती है उसके पाँव में गोली मार के रोका जाए,
या फिर भागने पे वो सीधे गोली नहीं मारेगी, गोली वो तभी मारेगी जब पुलिस के ऊपर हमला हो, तब वो फिर एक नई धारी लग जाएगी उसके ऊपर, आत्मरक्षा की धारा लग जाएगी और उस पर फिर पुलिस हत्या कारित कर सकती है। ठीक, लेकिन केवल भाग रहा है तो उस पर नहीं, उस पर पहले पुलिस उसको रोकने का प्रयास करेगी, उसके पांव पे गोली मारेगी, है ना। तो ये है। फिर अगला जो धारा 4 है, इसका संबंध है सूर्यास्त और सूर्योदय से। देखिए, किसी भी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त या सूर्योदय से के पूर्व, मतलब सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद नहीं की जाएगी असाधारण स्थिति में। एक इसके आगे फिर एक क्वेश्चन मार्क है, असाधारण स्थिति में। इसका क्या अर्थ है ना। इसका अर्थ ये है कि भाई मतलब कि अपराध कैसा है ना, उसकी गंभीरता क्या है, इन सब चीजों के आधार पर पुलिस अधिकारी निर्धारित करेगा। ठीक, असाधारण स्थिति में कैसे होगा, एक स्त्री पुलिस अधिकारी होना चाहिए। अगर असाधारण स्थिति में गिरफ्तारी हो सकती है इन दोनों समय के बावजूद भी, कैसे होगी, स्त्री पुलिस अधिकारी होगी जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है उससे क्या करेगी, आज्ञा लेगी, पूर्व आज्ञा लेगी उससे। उसके बाद ही सूर्यास्त और सूर्योदय के, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व भी गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि गिरफ्तारी की ही नहीं जा सकती, उसमें है मतलब कंडीशन देखे कितना गंभीर मामला है उसके हिसाब से है। जैसे ऐसा सामान्यता है तो पुलिस समझती है ठीक है चलो सुबह ले जाएंगे, ऐसा मामला कि नहीं यार इसको छोड़े तो रात में भाग जाएगी, ठीक, मर्डर की है तो अब इसको सुबह तक का थोड़ी इंतजार करेंगे, इसको अभी ले जाएंगे। तो इसमें क्या है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्वाज्ञा से, पूर्वाज्ञा के लिए बहुत कुछ नहीं, लोग फोन करके पूछ लेते हैं, बता देते हैं हाँ ऐसा ऐसा है, चलो फिर। ठीक, स्त्री पुलिस होना चाहिए लेकिन यहाँ पे, है ना, रात को गिरफ्तार करना है तो स्त्री पुलिस अधिकारी होना चाहिए। ठीक, तो ये है आपका धारा 46। अब देखो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो इसके बाद आप और कहीं का भी देख लो ना वीडियो, है ना, आपको इतना डिटेल तो नहीं मिलेगा। ठीक, आप देख लेना और अनुभव करो, अपने अनुभव से आप विश्वास करो, ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो विश्वास कर लो, आप और भी करो, क्रॉस चेक कीजिए, अच्छी बात है, क्रॉस चेक करना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा ना क्या सही चल रहा है, कितना सही है कितना गलत है। ठीक, तो धारा 46 का यहां तक रहा। ठीक, इसके बाद आती है धारा 47। ठीक, क्रम से याद कीजिएगा, 41, 46, 47 याद करने में इजी हो जाएगा, है ना, कोई ट्रिक में मत फंसिएगा, बहुत सारी धाराएं, कोई ट्रिक काम नहीं आती, ये आपका रिवीजन ही काम आएगा, जितनी बार रिवीजन करोगे। मैंने पहले ही बताया, धारा हो, संविधान के अनुच्छेद हो, जो भी ये काउंट वाले हैं ये सिर्फ रिवीजन से ही याद होंगे, बिना रिवीजन के याद नहीं होंगे। ठीक, अब क्लास में बैठे होते आप तो इसको मैं साथ में बैठाए याद करा देता, तो रटो 4 बार बोलता, 4 बार बोलो आप लोग अपनी तेजी से, आपको याद हो जाता, 2-4 बार रिवीजन होता, कंफर्म हो जाता। ठीक, चलिए धारा 47 देखते हैं हम लोग। इसका संबंध है तलाशी से। ठीक, इसमें भी 2 भाग है, का और खा। ठीक, 1 या 2 या का और खा, कहीं 1 और 2 भी आपको मिल सकता है ना, 47 1 और 47 2, ऐसे ही रखो, 1 और 2 ही रखो, ज्यादा आपको 1 2 है। देखिए कि अगर जो गिरफ्तार करने, मतलब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई है, ठीक, और पुलिस को यह विश्वास हो जाता है कि यह इस घर में छुपा हुआ है, ठीक, या इस घर से होके गया है और अपना कुछ सामान इस घर में छुपा दिया है, तो पुलिस उस घर की तलाशी ले सकती है, यह धारा 1 में कहा गया है। और उस घर में उस समय जो भी व्यक्ति है, जो भी उस घर का केयर टेकर है, उसको पुलिस को मदद करनी पड़ेगी, है ना, और उस उचित साधन देने पड़ेंगे कि वह तलाशी ले सके पुलिस। ठीक, पहली धारा में यही लिखा है। ठीक, कि अपराधी को अगर पुलिस को विश्वास होता है कि यह अपराधी यहाँ से इस घर में गया है, यहाँ से गया है, यहाँ छुपा है, यहाँ कुछ छुपाया है, तो क्या करेगा, उसको उस घर की तलाशी ले सकता है। अधिकारी उस घर का जो उस समय ऑनर है उससे बोलने पे उसको यह तलाशी देना पड़ेगा। ठीक, इसमें जो धारा 2 है ना, पूछने पे 47 2 पूछना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका संबंध है अगर उस घर में महिला कोई रहती है या वह घर किसी महिला के कब्जे में है, तब पुलिस प्रवेश के पहले उस महिला को नोटिस देगी। ठीक, कि आपको घर, आप बाहर आ जाओ घर से,
हमको घर की तलाशी लेना है और उस तलाशी के बाद उस महिला को वापस उस घर में स्थापित भी करेगी। यह दोनों ही जिम्मेदारी क्या होगी, पुलिस की होगी। ठीक, ध्यान रखना, यह धारा 47(2), ठीक, क्योंकि अब इसमें 47(2) उपधारा में अगर महिला आ गया तो पूरी धारा भी पूछ सकता है। धारा 47 बोलिए, आपका 6 लाइन के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि महिला होगी तो क्या कंडीशन होगी। एक नोटिस देना पड़ेगा, महिला को स्थान से खाली करने के लिए बोलना पड़ेगा, खाली करेगी, उसके बाद पुलिस तलाशी रहेगी, उसके बाद वापस उसको उसी स्थान पे स्थापित करने की भी जवाबदारी क्या है, पुलिस की है। ठीक, और इसमें एक तीसरा है, तीसरा में क्या है, पुलिस दरवाजा खिड़की तोड़ सकती है। समझे, इसका मतलब थोड़ा सा लंबा है, शॉर्ट में याद कर लीजिए। दरवाजा खिड़की तोड़ने का अर्थ है कि अगर पुलिस को कुछ ऐसा लगता है कि गेट बंद है, इसके पीछे छुपा है, ये खिड़की के बाहर है ना, तो इसमें पुलिस को अधिकार है कि वह दरवाजा खिड़की तोड़ सकती है। फिर इसमें आ जाता है सीआईडी का दया, इसीलिए बार बार सीआईडी में दया हो जाता है, दया दरवाजा तोड़ो। ठीक, तो दया जो दरवाजा तोड़ने को बोलता है वह इसी धारा के तहत बोलता है कि दरवाजा तलाशी में दरवाजा खिड़की कहीं कभी तोड़ा जा सकता है। ठीक, ये हो गई आपकी धारा 47। देखिए, इसके बाद है अगली धारा 2-49। ठीक, धारा 49 में है अनावश्यक अवरोध ना करना। अनावश्यक अवरोध ना करना। इसमें क्या है अनावश्यक अवरोध ना करना, इसका अर्थ यह है कि सामने वाले व्यक्ति को, जिसको पुलिस गिरफ्तार करने गई है, उतना ही पाबंद करेगी जितना उसका गिरफ्तारी के लिए जरूरी है। मतलब कैसे, मतलब कि व्यक्ति अगर, जैसे पुलिस आई, आपको बोली कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, आप गाड़ी में बैठो, आप चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ गए, आपको कुछ नहीं बोलेगी, ना हथकड़ी लगाएगी, ना धक्का मारेगी, ना खींचेगी, ना तानेगी, अनावश्यक अवरोध नहीं करेगी। चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों के लिए होता है सेम। ठीक, इसमें हथकड़ी ना लगाने का भी प्रावधान है। मतलब कि अगर महिला है उसको बोला जा रहा है, पुरुष उसको बोला जा रहा है गाड़ी में बैठो, वो जाके चुपचाप गाड़ी में बैठ जा रहा है, तो उसमें हथकड़ी नहीं लगाएगी। ठीक, लेकिन अगर वो जो जबरदस्ती कर रहा है, नहीं जाऊंगा बोला, तो हथकड़ी लगा के घसीट के भी ले जा सकती है। तो यही है कि अनावश्यक अवरोध ना करना, उतना ही बल का प्रयोग करना जितना गिरफ्तारी के लिए आवश्यक है। धारा 49 सिर्फ इतना सही है। यह पूछेगा तो 2 लाइन, मतलब केवल 2 नंबर से ऊपर में नहीं पूछेगा। ठीक, तो कौन कौन सा हो गया, 41 हो गया धारा, है ना, 46 47 हो गया, 49 हो गया। अब आता है धारा 50। ठीक, धारा 50 में क्या है, इसमें भी गिरफ्तारी का है, लेकिन मतलब इसमें अधिकार के बारे में है थोड़ा सा ना। 50 के 2 उपधाराएं हैं, 1 और 2। ठीक, तो 50(1) में कहा गया कि अगर बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार करती है किसी व्यक्ति को, तो उसको उसके किए गए अपराध की जानकारी देगी। ठीक, वारंट में तो सब लिखा रहता है, लेकिन अगर बिना वारंट की गिरफ्तार कर रही है किसी को, तो वो बताएगी कि उसको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, उसकी सजा वजह क्या है। ठीक, तो पहली धारा में यही है कि कारण बताएगी गिरफ्तारी का। ठीक, दूसरा क्या है, अगर गैर जमानती अपराध है, कैसा अपराध है, गैर जमानती अपराध है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपराध जमानती है तो व्यक्ति को उसके जमानत के अधिकार के बारे में भी सूचित करेगी। ठीक, गैर जमानती है तो नहीं बताएगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जमानती अपराध है तो वह व्यक्ति को उसके जमानत के बारे में भी सूचित करेगी पुलिस। 50 1 और 2 में बस इतना ही है। ठीक, अब यहाँ पे महिला भी लिख दो, सेम ही है ना, दोनों के लिए सेम है, महिला है कि पुरुष है। इसके बाद है आपका अगली धारा 50(a). देखिए, जब व्यक्ति किसी जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, ठीक, तो वह व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि उसकी सूचना किस व्यक्ति को दे जाए, वो उसको नामांकित कर सकती है। ठीक, इसके 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 धाराएं हैं। ठीक, पहले तो गिरफ्तारी के स्थान
की जानकारी व स्थिति के बारे में बताएगा जिस व्यक्ति को नामांकित किया गया है ना, नामांकित व्यक्ति को सूचना। ठीक, मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जैसे मेरे को मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया है ना, या आपको मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया और आप चाहते हो कि गिरफ्तारी की पहली सूचना आपके पिताजी को दिया जाए या किसी और को दिया, चलो यार छोड़ो, आपको भी नहीं, किसी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है ना, तो उसकी सूचना किसे दी जाएगी? तो अपराधी बताएगा उसको कि इनको आप मेरे बारे में बताइए। तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी की स्थिति और स्थान कि गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया और गिरफ्तार से उसकी स्थिति कैसी, उसकी जानकारी किसको देगी? उस नामांकित व्यक्ति को देगी। ठीक, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, ठीक, उसको जब स्टेशन लाया जाएगा तो वहां पे उसको उसके अधिकारों की सूचना देगी। अधिकारों की सूचना पिक्चरों में देखते हो ना कि आपको चुप रहने का अधिकार है, आपको वकील रखने का अधिकार है ना, आप अभी कुछ बोलोगे तो आपके खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है, तो ऐसा ही समझ लीजिए। पर वो स्टेशन में देगी अधिकारों की सूचना, उस व्यक्ति को देगी। ठीक, सूचना किसे दी गई है, मतलब यह सूचना जो व्यक्ति को नामांकित किया गया किसे दी गई है, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। समझे? मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस हाँ हाँ बोल दी, बस बोल दी कि हाँ हम इसको दिए, उसका पुलिस बाकायदा रिकॉर्ड रखेगी कि फलाना व्यक्ति को इस डेट पे इस दिन सूचना दी गई इस व्यक्ति के गिरफ्तार होने की। चौथा क्या है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने इस व्यक्ति को पेश किया जाएगा, ठीक, कहाँ? मजिस्ट्रेट के सामने, महिला हो या पुरुष, जब इसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट पहले यह देखेगा कि यह दोनों धारा का अनुपालन पुलिस वालों ने किया है कि नहीं किया है। ठीक, मतलब यह दोनों धारा का अनुपालन होना जरूरी है। मजिस्ट्रेट चेक करेगा कि इन दोनों धाराओं का अनुपालन, पूछेगा कि अभी आपको सूचना दी गई, इसका रिकॉर्ड कहाँ है, पुलिस वाले को मंगाएगा, देखेगा, तो इस प्रकार यह सुनिश्चित करेगा कि यह दोनों धाराओं का अनुपालन किया गया है। ठीक, तो आज हम का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है ना। ठीक, तो यहाँ आप बहुत कुछ चीजें जान गए होंगे, है ना। देखिए ये चीज ऐसी है कि आप पेपर दो मत दो, आपको जानना चाहिए, आप इस समाज में रह रहे हो, है ना, हर समय आप, अच्छा हो कि कभी पुलिस के झंझट में ना पड़ना पड़े, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आता है तो जानकारी से बड़ा शस्त्र कुछ नहीं होता। ठीक, एक बार अंबेडकर जी का कथन है ना कि शिक्षा श्रेणी का दूध है, पियोगे तो दहाड़ोगे। तो वही है कि अगर आपको अपने अधिकारों की शिक्षा है ना, इसकी जानकारी है, तो आप लड़ सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ ये मेरा अधिकार है, उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि इसको अधिकार पता है, तो कल जाके ये बाहर या फिर कोर्ट में भी इस चीजों को उठा सकता है ना। तो वही देखिए, आप इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप एक पढ़े लिखे होकर कहीं कभी थाने जाओगे या कहीं और जाओगे तो सामने वाला अधिकारी अलग बात करता है, लेकिन वहीं कभी आप ऐसी स्थिति जाओ कि उसको समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है, फिर उसकी आप बात करने का ढंग देखिए। ठीक, तो जानकारी लीजिए और दहाड़िए। चलिए ठीक है, आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम फिर इसके 5-6 धाराएं लेके आएंगे और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो सके। चलिए, धन्यवाद।